कुछ ही देर बाद वो सब मैरिज हॉल पहुंची। बारात पहुंचने वाली थी। लोगों का एक जम्मे गफीर उमड़ आया था। जैसे वहाँ पर माहिमा और हुरिया लेडीज़ साइड पर, जबकि एहान और जारून जेंट्स वाली साइड पर मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। मिनहर और इशल थोड़े बहुत लोगों को जानती थी, बाकी तो उन्हें खुद भी मालूम न था कि कौन कौन लोग आए हैं। जबकि मीराल तो अभी सिरे से ही अनजान थी, मगर वो दोनों अपनी अपनी सासों की हिदायत पर अमल करती सबसे अच्छे से हेलो हाई कर रही थी। जबकि मीराल को उन्होंने जायशा के पास ही भेज दिया था। कुछ ही देर बाद बारात की आमद का शोर उठा तो एक खुलबली सी मच गई। सभी यकदम मुतहरिक हो गए। गाड़ियों की जैसे ना ख़त्म होने वाली कतार थी जो पार्किंग की तरफ जा रही थी। और फिर वो सब बाहर निकले। ज़ाहिर की एक साइड पर मीर शाह तो दूसरी साइड पर मुराद शाह था। बाकी सब उनके साथ साथ चलते आ रहे थे। जबकि अरमान को जुरेज लोगों ने भंगड़ा डालने के लिए साथ लगाया हुआ था। खिलाफ मामूलात दिलशेर भी भंगड़े में शामिल था। ज़ाहिर को जेंट्स वाली साइड पर ले जाकर बिठा दिया गया। कुछ ही देर बाद मौलवी साहब ने मीर शाह और एहान से सारी मालूमात लेकर निकाह का फॉर्म पुर किया। बाकायदा निकाह की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके लिए वो जायशा की तरफ उसकी रजामंदी लेने के लिए आए। सबसे पहले उसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। उष्णा 100 बार उसकी नज़र उतार चुकी थी। बीजान उसके पास बैठी उसे समझा रही थी, जबकि उसकी घबराहटें आज किसी तरह भी कम नहीं हो रही थी। जायशा रहमान वल्द अब्दुर्रहमान अहमद, आपको बाइवज़ हक महर 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त ज़ाहिर शाह मीर वल्द मीर शाह सोहराब के औकत में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? दिल यकबार ऐसे धड़का के बाहर आ गिरेगा। क्या दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत सवाल कोई और हो सकता है? जिसके बारे में वो उसे पूछने आए बैठे थे, वो तो उसे जाने कब से कबूल था। अज़ल से अबद तक वही तो कबूल था। उसके सिवा तो कोई काबिल कबूल था ही नहीं। उसने अपना कहा पूरा किया। उसको ढूंढ कर, उसको अपने घर लाकर, सबके सामने उसकी हैसियत को तस्लीम करके, और आज भरे मजमे में उसे अपनी ज़ोजियत में लेकर उसने वाज़े कर दिया कि जायशा मीर अपने कोल का कितना पक्का है। जायशा जवाब दो। उसको उसकी चुप पर उसे दोबारा मुतवज्जो किया गया, मगर इस आवाज़ पर उसे किसी और का गुमान गुजरा। लेकिन घूंघट के बाइस वो देख नहीं पाई। कबूल है। एक हाथ अपने दिल पर रखकर यूं दबाया जैसे अपने पागल होते दिल को संभलने का कह रही हो। फिर 3 बार उसने जैसे तैसे ही सही, मगर इतनी आवाज़ में कबूल है कहा कि वहाँ मौजूद लोगों ने सुना और निकाह करार पाया। इसके बाद उसे साइन लिए गए, जो उसने कांपते हाथों से टेढ़े मेढ़े से जैसे भी हुए कर दिए। इसके बाद उन सब ने उसके हाथ पर रखकर, उसके सर पर हाथ रखकर प्यार दिया और कमरे से निकल गए। सबसे आखिर में अंसर ने मुबारकबाद दी तो उस बार वो खुद पर ज़ब्त ना रखी और घूंघट उलट दिया। उसका वहम मुजस्सम सामने था, जबकि वो पलक झपकना भूल गई कि वो यहाँ कैसे। बाकी सब उन्हें बात करने के लिए प्राइवेसी देना चाहते थे, इसलिए बाहर चले गए। सुबह जायशा आमिर की कॉल आई थी, ये बताने के लिए तुम्हारा सरपरस्त बनने जा रहा है वो, कि तुम्हारा सरपरस्त बनने जा रहा है वो, यानी निकाह है तुम दोनों का आज, और ये उसकी सरपरस्ती में तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मगर वो चाहता था कि तुम्हारी सरपरस्त अपनी मौजूदगी में तुम्हें उसके सपुर्द करे, इसलिए उसका कहना था कि तुम सबको आना चाहिए। मेरे सब अपने मौजूद होंगे उसको संभालने के लिए, मगर फिर भी जायशा को उसके अपनों की कमी महसूस होगी उस वक्त। वो चाहता था कि जिससे हमने मुँह मोड़ लिया, जिस पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, हम आएँ और देखें कि जायशा मीर उसे इस शान से तुम्हें ब्याह कर अपनी हवेली लेकर जाएगा कि लोग रश करेंगे। बाबा भी आए हैं, अगरचे अम्मी को बिना बताए आए हैं, मगर आए हैं। तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है उनमें, इसलिए मर्दों वाली साइड पर बैठे हैं। खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। कभी अगर हो सके तो हमें माफ़ कर देना कि हमने बहुत नाइंसाफ़ियाँ की हैं तुम्हारे साथ, जिसके लिए मैं सिवाय माफ़ी मांगने के और कुछ नहीं कह सकता। तुमने अच्छा इंतखाब किया अपने लिए, बल्कि तुम्हारा इंतखाब बेहतरीन है। इसको संभाल कर रखना, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और अगर खो जाएं तो इससे बड़ा कोई खसारा नहीं। तुम क्यों माफ़ी मांगते हो? तुमने कुछ नहीं किया आंसर। उसने टिश्यू से अपने आंसू साफ करते कहा, मैंने वो भी नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, मगर खैर अब ये वक्त नहीं इन बातों का। तुम अपनी ज़िंदगी का नया बाब शुरू करने जा रही हो। नाखुशगवार यादें खुरच कर मुसर्रतों की तहरीर लिखो और आगे बढ़ जाओ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। वो अपनी आंखों की नमी छुपाते जल्दी से बाहर निकल गया। ज़ाहिर शाह मीर वल्द मीर शाह सोहराब बाइवज़ हक महर 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त जायशा रहमान वल्द अब्दुर्रहमान अहमद को आपकी ज़ोजियत में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? अब ज़ाहिर की रजामंदी ली जा रही थी उससे। पहले जहाँ भांत भांत की बोलियाँ थी, वहाँ उस पल गंभीरता था मैंने जिसमें मौलवी साहब की आवाज़ बखूबी सुनी जा रही थी। वो पूरी शान से अपने भाइयों की मौजूदगी में स्टेज पर विराजमान था। एक ठहराव था, एक वक़ार था जो जायशा मीर की शख्सियत का खासा था। उसने एक पुरसकून सांस ली और अपने दाएं बाएं खड़े अपने भाइयों को एक नज़र देखा, जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रहे थे। वो भी मुस्कुरा दिया, अपनी रजामंदी का ऐलान किया, कबूल है, कबूल है, कबूल है।
सोबर और काफ़ी हद तक गंभीर सी आवाज़ में उसका कबूल है सुनते हर तरफ मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ, जो दूसरी तरफ भी सुना गया। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते ज़ाहिर को भी गले मिलकर मुबारकबाद दी और नई ज़िंदगी के लिए अच्छी अच्छी विशेज़ दी गई। इसके साथ ही निकाह की कार्रवाई कंप्लीट हुई। सबसे पहले खुश्क मेवाजात इसी खुशी में सर्व किए गए और सब खुशगपियों में मगन अपनी अपनी सीटों पर बैठे सामने पड़े मुख्तलिफ अक़साम के ड्राई फ्रूट के साथ भी इंसाफ कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके भाई आपके निकाह के ये छुआरे खाने को मिले हैं। अब वो सब चेहरों पर मुस्कुराहट लिए उसके पास ही विराजमान थे। खाना भी कुछ देर बाद सर्व होना था, सो उन्हें भी फुर्सत थी। मुबारक हो, आज तो खुश होंगी आप। आपकी देरी ना ख्वाहिश पाए तकमील को पहुंची। मीरशाह किसी काम से उस तरफ आया तो अपनी मिसेस को मुबारकबाद देना नहीं भूला। आपको भी बेटे की शादी बहुत मुबारक हो। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसने हमें ये दिन दिखाया। जो वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। अभी चंद दिनों पहले की ही बात है जब आप मिली थी और फिर ज़ायशा मीर जैसा तोहफा दिया आपने, और आज हम यहाँ खड़े उसकी शादी की मुबारकबाद मौसूल कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, वाकई वक्त इस तेज़ी से गुजरा कि पता ही नहीं चला। आपके साथ ने फिर आपके बेटे ने मुझे मुकम्मल कर दिया। मीर शाह से ज़ायशा मीर, बस मेरे लिए यही सब कुछ होगा। फिर ऐसा मैं आप दोनों के वजूद में गुम हुई कि कुछ खबर ही ना हुई। आपकी तन्हाई में मुखिल होने के लिए आपसे माजरत ही कर सकता हूँ शाह साहब। औरत शेर सर झुकाए खड़ा था, जबकि मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में उसके चेहरे पर जो सुर्खी थी वो इस बात का सबूत था कि वो यकीनन औरत शेर तो मुझसे बहुत पिटने वाला है, मगर मैं तो आपका शेर हूँ। अब शेर मार खाता अच्छा लगेगा क्या? बकवास ना करो, नाजिल क्यों हुए हो? मीर शाह सख्त बदमज़ा हुआ। वो मैं ये पूछने आया था कि सब खाने से फारिग हो चुके हैं तो क्या भाई को इधर ले आए? तुमने अब तक सब कुछ मुझसे पूछ कर किया है ना, जैसे पूछूं तो भी डांटते हैं, ना पूछूं तो भी गुस्सा करते हैं। आखिर बेचारा औरत छेड़ जाए कहाँ मॉम? उसने उष्णा के कंधे पर सर टिकाते जैसे मीर शाह को जेलस करना चाहा। मीर शाह के वो सभी लाडले थे, मगर जब मीर शाह के सामने उनमें से कोई एक भी उष्णा के साथ फ्री होता तो वो घूर कर रह जाता और आखिर में एक ही जुमला कि मेरी बीवी से दूर रहा करो तुम सब। ये बकवास तुम मेरे कंधे पर सर रख कर भी कर सकते थे ना, और बल्कि करो ताकि मैं अच्छे से तुम्हें जवाब दे सकूं। अब भी यही हुआ था, वो उसे तपा चुका था। डार्लिंग अपने शाह साहब को कहें कि वो अपने मेहमान अटेंड करें, उसने महबूबाना अंदाज में उष्णा से कहा तो वो भी हंस पड़ी। उड़ लो बेटा उड़ लो, तुम्हारे तो मैं ऐसे पर काटूंगा ना कि दोबारा बाप से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचोगे। वो उसको वार्न करते वापस पलट गया। उफ, कितना जेलस होते हैं ना आपके शोहरे नामदा। उसने उष्णा को बाजू के घेरे में लिया। तुम शरीर कहीं के, चिढ़ाते क्यों हो उन्हें? वो क्या है सिंड्रेला, जब वो चिढ़ते हैं ना और भी अच्छे लगते हैं। उसने एक आंख तपाई। शर्म कर लो बदतमीज, डैड है वो तुम्हारे। उष्णा ने हंसते हुए उसको चपत लगाई। डैड तो वो हमारे हैं, आपके तो दीवाने हैं। जुरेज का असर हो रहा है तुम पर भी? नहीं, आज के दिन नहुसत को याद नहीं करना चाहते हम। बकवास कर रहे हो, चलते हो तुम मुझसे। उसने उष्णा को मुबारकबाद देते हुए औरत शेर को घूरा। अच्छा अब यहाँ शुरू मत हो जाना, ज़ाहिर को ले आओ सलामी के लिए। ओके, हम अभी भाई को लेकर आते हैं। वो दोनों शराफत से वहाँ से रुखसत हो गए। चले, जायशा को बाहर लेकर जाना था, जबकि वो ज़िद्दी बच्चे की तरह नफ़ी में सर हिला रही थी, जैसे उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा हो और वो जाने से इनकारी हो। ऐसी की तैसी तुम्हारे इनकार की, शराफत से उठ जाओ। अगर मैंने औरत शेर भाई को बता दिया तो कसम से वो ऐसा कोई प्लान बनाएंगे कि तुम्हें मुंह छुपाने को जगह ना मिलेगी। और उनके प्लान्स तो सब जानते हैं कितने ख़तरनाक होते हैं। मीराल ने उसको धमकी दी। मेरा दिल घबरा रहा है, कसम से मैं गिर जाऊंगी। भाई कोई आदमखोर हैं कि तुम्हें बाहर निकलते ही खा जाएंगे। क्या हुआ, बाहर क्यों नहीं आ रहे तुम सब भाभी को लेकर? जुरेज ने बाहर से हाँक लगाकर पूछा। नहीं आ रही है, कह रही है कि डर लग रहा है। मिनल ने दरवाज़ा खोलकर उसको सूरत हाल से आगाह किया। माशाल्लाह, चश्मे बद दूर। उसने मिनल पर नज़र पड़ते ही जिस स्टाइल में कहा, सब हंस पड़ी। आप गालिबन भाभी को देखने आए थे? उसने उनकी मौजूदगी में उसको जगह का एहसास दिलाना चाहा। हाँ आया था, मगर फिर तुम्हें देख लिया और फिर सब कुछ भूल गया। अस्तगफिरुल्लाह। वो साइड पर हट गई कि उसकी आशिकी शुरू होने जा रही थी। भाभी माँ, अब आप ऐसे तो ना करें, आपसे हमें बहुत सी उम्मीदें हैं यार। आप अभी से दब जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? अरे आपको तो हम सबके दुख का मदावा करना है, हम सब दुख के मारों का सहारा बनना है। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, और आप पहले ही कदम पर डर गई हैं। वो इंसान आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, मगर आपने उसकी बातों में नहीं आना। आपको पता है ना, शायद कि वो ऐसे ट्रैप करता है कि बंदे सुध बुध खो जाते हैं, मगर आपको होशमंदी से काम लेना है। आपको डरना नहीं डराना है, समझ रही हैं ना आप? दूर हटें, क्या उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं भाभी को? ईशल कहाँ जाहिर के खिलाफ कुछ सुन सकती थी। तुम अपना अफलातून किस्म का शोर संभाल कर रखो बहन। सबकी नाक में दम किया हुआ है उसने।
اس نے جلے کٹے انداز میں کہا، آپ کی ناک میں تو زیادہ ہی دم کیا ہوا لگ رہا ہے۔ اس نے جواباً اس کو چھیڑا، کیا تم لوگ آج کی ڈیٹ میں باہر جاؤ گے؟ سب منتظر ہے۔ ارہا نے انہیں ڈپٹا، جی ممسی جا رہے ہیں اب۔ جالی دار دوپٹہ اس کے چہرے کے آگے کرتے وہ سب اس کو لیے باہر آئی تھی۔ برائڈل روم سے اسٹیج تک وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی سارا منظر گلابوں سے نہاتا جا رہا تھا، ایسے جیسے آسمان سے گلابوں کی بارش ہو رہی ہو۔ سہج سہج کر وہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، ہر قدم پر فاصلہ سمٹ رہا تھا، ساتھ دھڑکنیں جیسے بڑھتی جا رہی تھیں، ٹھہر سی رہی تھیں۔ بھائی ہاتھ دیں۔ زریز نے اس کا کندھا ہلا کر متوجہ کیا، وہ بس چند قدم کے فاصلے پر چلی آ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ فل ہیوی لہنگا چولی میں وہ سرتا پیر سجی ہوئی تھی، چہرے پر باریک سا جالی دار دوپٹہ تھا مگر اس کی رعنائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا جس کو تھامنے میں وہ جانا کتنا ٹائم لگاتی۔ اس سے پہلے ایشل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ظاہر کی ہتھیلی پر رکھ دیا، جسے مضبوطی سے تھام کر وہ اس کو اسٹیج پر لے آیا تھا۔ اوپر ہیٹنگ سسٹم کے باعث وہاں کے ماحول میں کافی اعتدال تھا مگر اس کے ہاتھ میں دبا وہ نازک سا ہاتھ یخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی مگر وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ مزید زور سے بھینچا جیسے اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ کر رہا۔ باری باری سلامی کی رسم ادا کی گئی۔ سیاہ شیروانی جو کہ اس نے صرف اس لیے پہنی تھی کہ اسے پتہ تھا اس میڈم کو وہ سیاہ رنگ میں اتنا حسین لگتا ہے کہ وہ خود بے خود سی ہو جاتی ہے، اور آج تو وہ صرف اسے ہی پیارا لگنا چاہتا تھا، تو اس کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا۔ یا سرخ اور سیاہ میں وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹکر کا مقابلہ دے رہے تھے، اور ظاہر شاہ میں پرسنالٹی انتہائی ڈیشنگ لگ رہی تھی اس کی، تو ظاہشہ کا حسن بھی چاروں شانے چت کرا رہا تھا۔ دودھ پلائی کی رسم میں وہ سبھی ظاہشہ کی طرف تھی، جس پر ان کی ڈیمانڈ بہت ہائی تھی مگر زائد نے آرام سے ان کی مانگ پوری کر دی تھی۔ وہ سب وہیں اسٹیج پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھیں اور اب اپنا نیک وصول کر کے ظاہر سے چھوٹے موٹے سوال کر رہی تھی۔ میرال نے ایشل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، وہ جو ظاہر کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھی تھی فوراً سمجھ گئی۔ اس نے آہستہ سے باتوں باتوں میں ہاتھ نیچے ظاہر کی جوتی کی طرف کیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا مگر دیکھنے والے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جوتا اتارنے میں کامیاب ہو جاتی اس کی کلائی جیسے کسی آئینی شکنجے میں جکڑی گئی اور اس کا وجود خوشبوؤں کے حصار میں جکڑا گیا۔ بنا دیکھے بھی وہ جانتی تھی کہ ایسی جرت کس نے کی تھی مگر پھر بھی تصدیق کے لیے اس نے سر جھٹکے سے اٹھا کر دیکھا تو وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر آبرو اچکا کر جیسے اس کی اس حرکت کے بارے میں پوچھا تھا، ہاتھ چھوڑے۔ سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کی موجودگی میں تذبذب سی ہوئی اور کلائی چھڑانے کی اپنی سی کوشش کی۔ جب سب ڈیمانڈز پوری کی گئی ہیں تو یہ فاؤل کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ بنا ہاتھ چھوڑے باز پرس کر رہا تھا۔ سب مسکراتے ہوئے سیٹیاں بجانے لگے۔ سب کا دھیان ان دونوں پر تھا۔ جب پتہ نہیں کیسے ہنی سے یہ حرکت سرزد ہوئی کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ اس نے سب کا دھیان بٹے دیکھا تو پھرتی سے ایک جوتا اتار کر میرال کی طرف اچھالا، جسے وہ کیچ کرتے بھاگ نکلی۔ سب ہکا بکا ان کی کارروائی دیکھتے رہ گئے۔ اگلے ہی پل محفل کہکہوں سے بھر گئی۔ ڈوب کے مر جا مومن، تیرے والی جوتا لے کر تیرے پاس سے اٹھ کر بھاگ گئی اور تو منہ دیکھتا رہ گیا۔ عورت شیر نے اس کو گھورا نیچے۔ او بھائی میرے، یہ جو منہ نیچے کیے دانت نکال رہا ہے نا، سارا کیا دھارا تو اس پٹاخے کا ہے۔ زریز نے اس کا دھیان دل شیر کی طرف کیا۔ تمہیں شرم آتی ہے زریز؟ وہ ہونے والی بھابھی ہے جس کو تم پٹاخہ بول رہے ہو۔ مومن نے اس کو گھورا۔ وہ ایٹم بوم ہے جس کو میں نے پٹاخہ کہا ہے۔ اتنا تو سینسر بورڈ والے بھی نہیں کاٹتے جتنا کاٹ کر میں نے بتایا۔ آگے بھی زریز تھا۔ بہت اچھے، تم لوگ بیٹھ کر بکواس کرتے رہو، یہ نہیں کہ میرا جوتا لے کر آؤ، بیٹھ کر بحث کر رہے ہیں۔ ظاہر نے انہیں شرم دلائی۔ ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اس ٹٹ پونجیے وکیل کو کہنا اپنی بیوی کو 4 آنے دیا کرے، لوگوں کے خون نچوڑ نچوڑ کر فیسیں لیتا ہے اور بیوی اس کی جوتا لے کر بھاگ گئی پیسوں کے لیے۔ بے غیرت انسان، پولیس والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مومن بلبلا ہی تو اٹھا تھا اس کے الزام پر۔ تیرا جانی بھی ہے پولیس میں، زیادہ مت بول بیٹا، بھائی بھی یہیں بیٹھے ہیں۔ زریز کو اس کا رشوت کا تانا گراں گزرا تو رخ عورت شیر اور ظاہر کی طرف موڑا۔ یہ سارے نمونے میرے ہی پلے پڑنے تھے۔ ظاہر ان کو پھر سے آپس میں چونچے لڑاتے دیکھ سب سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ بھائی یہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے کہ ایک بیک اپ پلان ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ مجھے کچھ اندازہ تھا کہ ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کے شوز کا ایک پیئر ایکسٹرا رکھا تھا۔ عورت شیر نے نئے جوتوں کا جوڑا اس کے سامنے رکھا۔ عورت شیر میری جان، یہ اب تک کا تیرا پہلا پلان ہے جو ڈھنگ کا تھا، ورنہ تو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میری شادی کی ایسی کی تیسی کرنے میں۔ اچھا ہی ہوتا جو تجھے 4 پیسے دے دیتا، کم از کم ایسے شادی کا جلوس تو نہ نکلتا۔ اس نے شوز چینج کرتے اس کو سراہا۔ بھائی آپ تعریف کر رہے ہیں یا بھگو بھگو کر مار رہے ہیں؟
जो भी समझ ले, मगर ये तेरा एहसान है जो तूने कोई एक प्लान तो मेरे किसी काम का बनाया। अभी वलीमा बाकी है और रुखसती होना बाकी है। मुझे अगर गुस्सा आ गया तो आपको महंगा पड़ सकता है। अच्छा क्या करेगा तू? वो अब रिलैक्स अंदाज में सोफे की बैक से टेक लगाकर बैठ चुका था। अब तक के सारे मर्द उड़द शेर को कोस रहे थे, जबकि अब लड़कियां अपना प्लान फ्लॉप होने पर उड़द शेर को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। अगर मैं मीर शाह समेत बाकी सबकी बीवियों को अपने साथ मिलाकर उन्हें रातों को तारे गिनवा सकता हूँ तो जाहिर शाह मीर भी सर्द रातों में आहें भरता फिरेगा। उसने धमकी दी। निकाह हो चुका है, अब तू जो भी कर ले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर शाह मीर अपनी चीज़ें संभालना जानता है, और उसे क्या तुम लोग साथ मिलाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे? जिसका अपना दिल जाहिर शाह मीर से जुड़ा है, ये तो अब खुद को जाहिर शाह मीर से दूर नहीं कर पाएगी। तुम लोग तो फिर क्या ही करोगे? वो जो पहले ही पता नहीं कैसे खुद को संभाले बैठी थी, उसके इस कदर इस्तेहकाक भरे लफ्ज़ उसे मज़ीद बेहाल कर रहे थे। काश कि मैं अपनी डायरी साथ लाया होता तो आपके ये तारीखी अल्फाज सुनहरे हरूफ से लिखता। जुरेज ने शदीद अफसोस का इजहार किया। तुम्हारी फटीटर डायरी तुम्हारी अपनी बकवासियात से भरी पड़ी है, उसमें मज़ीद जगह ही नहीं होगी। जैसे जुरेज ज़ाहिर को तंग करने का मौका हाथ से नहीं जाने देता था, वैसे ही उड़द शेर भी जुरेज को जवाब दिए बिना नहीं रह सकता था। हाँ, उसमें आधे से ज़्यादा गालियाँ हैं जो तुम्हारे नाम से वाबस्ता हैं। जुरेज ने दांत पीसे। और बाकी वो अलकाबात होंगे जो हम सब की तरफ से तुम्हें दिए गए हैं। उसने आराम से जवाबी कार्रवाई की। मजाल है ये लड़के कोई मौका महल देख ले। फरवा ने फिर से उनकी तू मैं करते उन्हें देखकर सर झटका। कुछ ही देर बाद रुखसती का शोर उठा तो जुरेज ने जायशा की तरफ आकर भाई की हैसियत से उसे रुखसत किया।